Okay. So hello everyone, welcome to fourth lecture of design of reinforced cement concrete. And in the last class, we have discussed about the neutral axis and analysis of singly reinforced beam. That is, हम लोग देखे थे स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम देखे थे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से. सो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं. आज हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है वो कैसे फाइंड करते हैं. न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ फाइंड करने का क्या तरीका है उसको हम लोग आज क्या करेंगे, कवर अप करेंगे. और उसके बाद है जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो सॉल्व करेंगे इस पे. सो लेट अस स्टार्ट द टुडे सेशन. फर्स्ट मेथड है जो आपका है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर नोन, है ना. यदि कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है और स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है आफ्टर लोडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, अगर वो आपको पता है तो उस केस में कैसे हम न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ है जो निकालेंगे, है ना. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. यदि स्ट्रक्चर, चूंकि आपको पता है बीम जो भी होगा वो स्टील और कंक्रीट दोनों का बना होगा, ठीक है. तो कंक्रीट में जो डेवलप स्ट्रेस है और जो स्टील में डेवलप स्ट्रेस है, यदि दोनों आपको पता हो तो है जो हम किस तरह से न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकालेंगे, है ना. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर नोन. अगर ये नोन है तो हम कैसे है जो डेप्थ वो है जो निकालेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, एक बीम है, ठीक है. एक क्या है, बीम है. आपका डी क्या है, डी है जो इफेक्टिव कवर है. डी क्या है, इफेक्टिव कवर है. इफेक्टिव कवर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट. ये आपका सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट है. ये क्या है, सीजी ऑफ रेनफोर्समेंट. यहाँ से लेके टॉप मोस्ट फाइबर तक, यहाँ से लेके टॉप मोस्ट फाइबर तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कवर बोलेंगे. और ओवरऑल इफेक्टिव कवर बोलेंगे, है ना. और उसके बाद क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे. इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव डेप्थ बोलेंगे, है ना. उसके बाद देखिए इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में लिमिट स्टेट में पढ़ेंगे. इफेक्टिव कवर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है ना. कैपिटल डी क्या होता है, ओवरऑल डेप्थ होता है. कैपिटल डी है जो क्या है आपका ओवरऑल डेप्थ है, ठीक है. वी है जो आपका विड्थ ऑफ द बीम है. अब देखिए किसी पार्टिकुलर लोडिंग पे जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है कंक्रीट में, वो क्या है, सिग्मा सी है. वो क्या है, सिग्मा सी है. सो सिग्मा सी क्या है, सिग्मा सी आपका है यहाँ पे स्ट्रेसेस डेवलप इन कंक्रीट at topmost fiber, और सिग्मा एस क्या है, जो सिग्मा एस है वो है आपका स्टील रेनफोर्समेंट, है ना. स्ट्रेसेस इन स्टील. स्ट्रेस इन स्टील. बट ध्यान रहे सिग्मा सी भी दोनों इक्वल नहीं है ना. अभी क्या है, कोई पार्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि सिग्मा सी भी से आपको पता होगा कि वो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होता है, और सिग्मा एस टी क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होता है. जबकि सिग्मा सी क्या होता है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट होता है ना. तो फिर सिग्मा सी और सिग्मा एस क्या है, सिग्मा सी और सिग्मा एस है जो क्या होगा, जो सिग्मा सी होगा लेस देन इक्वल टू सिग्मा सी बी सी होगा. आप ऐसे समझिए. और जो सिग्मा एस होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सिग्मा एस टी होगा, है ना. मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं, ये क्या है, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है. ये क्या है, जो सिग्मा सी और सिग्मा एस है वो इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस है इन कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है. अब देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मान लेते हैं कि क्या है, एन है. ये क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या है, एन है. तो नीचे वाला क्या होगा, डी माइनस एन होगा. अगर ए एन है तो ये वाला पार्ट क्या होगा, डी माइनस एन होगा. ये कितना होगा, डी माइनस एन होगा, ठीक है. अभी के डी और डी माइनस के डी क्या है, अभी है जो क्लियर हो जाएगा, है ना. अभी है जो क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. सेकेंड थिंग, आपका ऊपर स्ट्रेस कितना है, सिग्मा सी है, और नीचे क्या है, सिग्मा एस बाई एम होगा. सिग्मा एस बाई एम होगा, ये तो आपको पता ही है. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि एट द लेवल ऑफ स्टील जो स्ट्रेस डेवलप होगा कंक्रीट में वो कितना होता है, सिग्मा एस बाई एम होता है. सिग्मा एस बाई एम होता है.
फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एट द लेवल ऑफ स्टील जो कंक्रीट में डेवलप होगा स्ट्रेसेस, वो क्या होगा, सिग्मा एस बाई एम होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सिमिलर ट्रायंगल से लगाइए, है ना। नाउ फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल, अगर सिमिलर ट्रायंगल का हेल्प लें तो क्या होगा बताइए, ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल दोनों क्या होगा, दोनों होगा जो सिमिलर होगा, दोनों होगा जो सिमिलर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा सी बाई एन, सिग्मा सी बाई एन इज इक्वल टू, नीचे से क्या होगा, सिग्मा एस बाई एम अपॉन ए वाला वैल्यू कितना होगा, ए वाला वैल्यू आपका डी माइनस एन होगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है आपका, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल क्या है आपका, सिमिलर है। तो सिग्मा सी बाई एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा एस बाई एम अपॉन डी माइनस एन। ठीक है, अब इसी को आप अरेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई, अगर इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद आता है एम इंटू सिग्मा सी बाई सिग्मा एस इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन अपॉन डी माइनस एन। ठीक है, अब देखिए, सपोज कीजिए, अब यहां पे नोट करके लिखिए, नोट, इफ सिग्मा सी बिकम सिग्मा सीबीसी एंड सिग्मा एस बिकम सिग्मा एसटी, तो इस केस में जो आपका एन होगा वो एनसी बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एनसी बन जाएगा। ठीक है, इस केस में आपका एन है जो क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। अभी एन क्या है, एनसी क्या है, इसको हम लोग अभी देखते हैं। सो दिस इम्प्लाई एम इंटू सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एन अपॉन डी माइनस एन। बट ध्यान रहे, जो यहाँ पे एन क्या है, अब यहाँ लिख लीजिए, एन है जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। तो फिर एनसी क्या है, एनसी है आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। चीजें हैं जो क्लियर होती जाएगी, खाली पेशेंस रखिए। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और आप यूं बोल सकते हैं कि जो एनसी है वो क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वेन आपका जो कंक्रीट में स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो सिग्मा सीबीसी, और स्टील में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा हो सिग्मा एसटी। ठीक है, सिग्मा एसटी मतलब अगर स्टील में स्ट्रेस जनरेट सिग्मा सीबीसी हो रहा है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर रहा है। यदि मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वही क्या बन जाता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है, स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं कर सकता, इससे ज्यादा स्ट्रेस है जो सस्टेन नहीं कर सकता है, इसलिए एनसी को क्या बोल दिया, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एनसी अपॉन डी माइनस एनसी लिख दिए, है ना, कुछ नहीं किए। जैसे ही सिग्मा सीबीसी हुआ और सिग्मा एसटी हुआ तो एन क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, एन क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब देखिए, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे टाइम लेना चाहूंगा। इंटरव्यूअर आपसे ये पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। आपको क्या बताना है,
जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कोई पार्टिकुलर स्ट्रेस के लिए होता है, कोई पार्टिकुलर स्ट्रेस के कोरिस्पोंडिंग जो न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। जबकि परमिसिबल स्ट्रेसेस के कोरिस्पोंडिंग, परमिसिबल मैक्सिमम स्ट्रेसेस के कोरिस्पोंडिंग जो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं वो आपका क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। क्लियर है? क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। वही तो मैं किया हूँ यहाँ पे। यदि सिग्मा सी बी सी हो जाए और सिग्मा एस टी हो जाए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एन है जो एन सी बन जाएगा। एन क्या हो जाएगा, एन सी बन जाएगा। और एन सी होता क्या है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए तो ये आपका रिलेशन हो गया, है ना, ये रिलेशन हो गया आपका। अब देखिए, इफ k is the neutral axis depth factor, k is neutral axis डेप्थ फैक्टर, है ना। के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है ना। देखिए दो तीन तरह से हम लोग, दो तीन फैक्टर हमें पढ़ना है। एक तो क्या पढ़ना है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे लीवर आर्म फैक्टर, है ना। तो दो तीन फैक्टर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ वो क्या है, के है। वो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस, के इज न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। के क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, है ना। सो एन को हम लिख सकते हैं, आपको एन को जो लिख सकते हैं हम लोग, एनसी को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ डी लिख सकते हैं। के टाइम्स ऑफ डी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ डी। ठीक है, सो इसी इक्वेशन को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको मैं वापस लिखता हूं। एम टाइम्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा S इज इक्वल टू n अपॉन, इनफैक्ट NC अपॉन क्या था, D माइनस NC, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, NC किसको इक्वल है, K टाइम्स ऑफ D के इक्वल है। सो D माइनस K टाइम्स ऑफ D। अब यहां से यदि D हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, KD अपॉन D इंटू 1 माइनस K, है ना, 1 माइनस K। ठीक है, 1 माइनस K। सो KD अपॉन 1 माइनस K हो गया, है ना। अब देखिए यहां से जब आप सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करने के बाद है जो ये आता है आपका, हमें है जो K का वैल्यू निकालना है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का वैल्यू। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई, इसको जब सोल्व करेंगे तो K का वैल्यू आता है, वो आता है m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC डिवाइडेड बटा m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। अब ये जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का वैल्यू क्या हो गया, m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC अपॉन m टाइम्स ऑफ सिग्मा CBC डिवाइडेड बटा सिग्मा ST प्लस सिग्मा ST। ठीक है, अब देखिए, इफ किसी बुक में क्या करता है, वो सिग्मा CBC को स्मॉल c से रिप्लेस करेगा और सिग्मा ST को रिप्लेस करेगा t से। ठीक है, मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट है जिसको c से यदि रिप्लेस करें, स्मॉल c से, और मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील है उसको यदि t से रिप्लेस करें, तो ये बहुत ब्यूटीफुल फार्मूला बन जाता है जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लिया जाता है। MC अपॉन MC प्लस T, MC अपॉन MC प्लस T, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, बट ध्यान रहे C क्या है, C है जो आपका सिग्मा CBC है, और आपका जो T है वो क्या है, सिग्मा ST है। उस T है जो क्या है, सिग्मा ST है। ठीक है, तो ये है जो डायरेक्टली आपको ऑप्शन बन के आता है एग्जाम में। तो ये आपका क्या रहा, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर का फॉर्मूला। ये क्या है आपका,
न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें, एक नोट करके पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में कहीं भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है, कहीं भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, है ना। यानी ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के इज, देखिए ना कहीं भी इसमें एफ सी के है, कहीं भी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट नहीं है। सो के इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम, independent from grade of concrete, grade of concrete। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, देखिए ना सिर्फ सिग्मा एस टी है, सिग्मा एस टी है ना। तो सिग्मा एस टी है, तो सिग्मा एस टी आपको अगर ध्यान से देखें तो सिग्मा एस टी पे डिपेंड कर रहा है ना, सिग्मा एस टी पे डिपेंड कर रहा है। इट ओनली डिपेंड अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, है ना, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू 280/3 सिग्मा से भी पुट करेंगे ना, तो सिग्मा सीबीसी कट जाएगा, है ना। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर सिग्मा सीबीसी तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन जैसे ही m का वैल्यू आप 280/3 सिग्मा सीबीसी आप पुट करेंगे तो इधर भी सिग्मा सीबीसी है, एक क्या होगा, कट जाएगा, है ना, एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसीलिए ध्यान रहे, इसीलिए आपको ध्यान रहे, ठीक है। नहीं आपको विश्वास है तो देख लीजिए, m का वैल्यू 280/3 सिग्मा सीबीसी पुट करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा सीबीसी क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल। इसलिए सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ डिपेंड कर रहा है आपको टी पे, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे है जो डिपेंड कर रहा है ना, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको याद रखना है ना। तो ठीक है, मतलब जो के है डेप्थ फैक्टर है, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है, वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, सिर्फ ग्रेड ऑफ स्टील पे जो आपको डिपेंड करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, यदि आपका डायमेंशन ऑफ द बीम दिया हो, है ना। फर्स्ट मेथड में क्या देखे, फर्स्ट मेथड में हम लोगों ने ये देखा कि वहां पे क्या मालूम था, आपका स्ट्रेसेस मालूम था, किसमें, कंक्रीट में और स्टील में। सेकेंड मेथड है कि यदि डायमेंशन ऑफ द बीम पता हो, डायमेंशन ऑफ द बीम मतलब बी और डी पता हो, एंड एरिया ऑफ स्टील पता हो, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ स्टील यू हैव प्रोवाइडेड इन द बीम, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बी पता होगा, डी पता होगा और एरिया ऑफ स्टील पता होगा। तो उस केस में है जो कैसे हम लोग है जो निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का वैल्यू। अब देखिए इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, किसका, एरिया का, किसका मोमेंट लेंगे, एरिया का। तो ए वाला जो पार्ट है, जो कंक्रीट का पार्ट है, ए वाला पार्ट, ए वाला जो पार्ट है इसका हम लोग मोमेंट लेंगे, किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या लेंगे, इसका मोमेंट लेंगे, यानी इसके अबाउट मोमेंट लेंगे। तो इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, n/2 पे लाई करेगा, इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, n/2 पे लाई करेगा। ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, सीजी होगा, ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस क्या होगा आपका, सीजी होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल एरिया निकालें तो एरिया कितना हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव एरिया टोटल कितना होगा, कॉम्प्रेसिव एरिया टोटल कितना होगा, ध्यान से देखिए, B इंटू एन होगा, टोटल कॉम्प्रेसिव एरिया का मोमेंट और टोटल टेंसाइल एरिया का मोमेंट, यहाँ पे स्टील का, ये आपका क्या है, यहाँ पे कितना होता है एरिया, M इंटू AST होता है ना, M इंटू AST होता है, ठीक है। सो टोटल टेंसाइल एरिया का मोमेंट और टोटल कॉम्प्रेसिव एरिया का मोमेंट क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा टोटल एरिया कॉम्प्रेसिव एरिया कितना होगा, अगर टोटल
compressive area टोटल कॉम्प्रेसिव एरिया यदि निकालें, सो एरिया इन कॉम्प्रेशन कितना हो जाएगा, B टाइम्स ऑफ N हो जाएगा, नहीं B टाइम्स ऑफ N, विड्थ है B और डेप्थ कितना हो गया इसका N हो गया, तो B टाइम्स ऑफ N हो गया। टोटल टेंसाइल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल अगर टेंसाइल एरिया देखें, टोटल टेंसाइल एरिया देखें, वो है आपका M टाइम्स ऑफ AST, M टाइम्स ऑफ AST। अब क्या करना है, टोटल कॉम्प्रेसिव एरिया और टोटल टेंसाइल एरिया दोनों का मोमेंट ले लीजिए, किसके बाद, न्यूट्रल एक्सिस के बाद, है ना। सो नाउ टेक मोमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रेसिव एरिया, total compressive area and tensile area ये मैं बताया था M टाइम्स ऑफ AST कैसे आया। इस स्टील को हटा देंगे और इसके बदले क्या हो जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा, इसके बदले क्या हो जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा। तो उसका एरिया कितना होता है, M टाइम्स ऑफ AST होता है, उसका एरिया कितना होता है, M टाइम्स ऑफ AST होता है ना। इसको हटाएंगे और इसके बदले क्या लाएंगे, कंक्रीट लाएंगे, और उस कंक्रीट का एरिया कितना होता है, M टाइम्स ऑफ AST होता है, M टाइम्स ऑफ AST होता है। एक बच्चा है जो डॉट भी पूछा था। सो नाउ टेक मोमेंट ऑफ टोटल कंप्रेसिव एरिया एंड टेंसाइल एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के बाद जब लेंगे तो टोटल कंप्रेसिव एरिया का मोमेंट कितना आ जाएगा, एरिया इंटू दिस डिस्टेंस कितना होगा, N/2 होगा। सो B इंटू N/2 इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ AST इंटू A डिस्टेंस कितना होगा, A वाला D माइनस N, है ना। क्योंकि देखिए इसका CG से ऊपर में क्या है, ऊपर में CG N/2 पे लाई करेगा, ऊपर में CG कहाँ पे लाई करेगा, इस एरिया का CG, इस एरिया का CG है जो N/2 पे लाई करेगा, और इसका CG तो यहीं पे कहीं है, तो ये कितना पे लाई करेगा, D माइनस N दूरी पे लाई करेगा। तो AST इंटू D माइनस N, ठीक है। सो फाइनली इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा Bn² बाई 2 इज इक्वल टू M इंटू AST इंटू D माइनस N। अब देखिए यदि टेंसाइल एरिया दिया हो, एरिया ऑफ स्टील दिया हो AST, और आपका क्या दिया हो, बीम का डायमेंशन दिया हो, मतलब विड्थ दिया हो और डेप्थ दिया हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिए ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, किसमें, N में, है ना, N में क्वाड्रेटिक है। तो N का 2 वैल्यू आएगा आफ्टर सोल्विंग N का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और निगेटिव आएगा, लेकिन हमको कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, है ना, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया आपका, N चूंकि क्वाड्रेटिक है, N का 2 रूट आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, तो हमको कौन सा कंसीडर करना है ना, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना है। सो कंसीडर, क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, सो टेंशन मत लीजिए, कंसीडर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ N, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ N का जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको आपको कंसीडर करना है। तो ये रहा 2 तरीका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का तरीका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का 2 तरीका हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MC/MC प्लस T, MC/MC प्लस T, आपको एकदम रटा जाना चाहिए, K बराबर MC/MC प्लस T, ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील को लिखते हैं PT से, किससे लिखेंगे, PT से लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील को किससे लिखते हैं,
पीटी से लिखते हैं, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है, पीटी जो होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील AST अपॉन BD इंटू 100, AST अपॉन BD इंटू 100, है ना। नहीं समझ में आया, देखिए इसमें यूनिटरी मेथड लगाइए। क्या लगाइए? यूनिटरी मेथड लगाइए। टोटल एरिया कितना होगा बीम का? BD होगा। टोटल एरिया क्या होगा? BD होगा, है ना। तो AST अपॉन BD, टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन टोटल एरिया इंटू 100, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है ना, परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना है कि नहीं। सो AST अपॉन BD इंटू 100, ये हो गया आपका फार्मूला पीटी का। एक फार्मूला आपका ये हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है, AST अपॉन BD इंटू 100, टोटल एरिया ऑफ स्टील अपॉन टोटल एरिया ऑफ बीम इंटू 100। सेकेंड वन, अब देखिए, अभी एक इक्वेशन डिराइव किए थे आप, अभी आप एक इक्वेशन डिराइव किए थे, ऑल्सो अभी एक आप इक्वेशन डिराइव किए थे क्या? bn स्क्वायर बाय 2 इंटू m टाइम्स ऑफ सिग्मा AST इंटू d माइनस n, इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। हमें क्या करना है? हमें AST को PT के टर्म में लिखना है, AST को PT के टर्म में लिखना है ना। AST को आपको क्या करना है? PT के टर्म में लिखना है। तो क्या होगा? इसको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। इसको जब अरेंज करेंगे तो यहाँ से AST का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से आपको AST का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से AST का जो वैल्यू आएगा bn स्क्वायर अपॉन 2m इंटू d माइनस n आएगा। इसको अगर अरेंज करें तो, इक्वेशन 2 को यदि अरेंज करें तो AST का वैल्यू आएगा bn स्क्वायर अपॉन 2m इंटू d माइनस n, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कीजिए, d से गुना कर दीजिए और d से भागा दे दीजिए। दिस इम्प्लाई हमें AST बटा BD इंटू 100 का वैल्यू PT आता है। AST बटा BD इंटू 100 का वैल्यू क्या आता है? PT आता है। सो अब क्या करें? इसको हम लिख रहे हैं, देखिए AST अपॉन BD इंटू 100, ठीक है। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? इधर भी आपको bn स्क्वायर अपॉन BD से गुना करना पड़ेगा, इंटू 2m तो पहले से था, इंटू d माइनस n, बहुत ध्यान से देखना है, इंटू 100। कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ BD से डिवाइड किए हैं तो इधर भी डिवाइड कर दिए, है ना। यहाँ 100 से गुना किए हैं तो इधर भी 100 से गुना कर दिए। अब देखिए ये क्या बन गया छोटू लोग? ये क्या बन गया? ये बन गया आपका PT, है ना। और इधर क्या हो गया? इधर देखिए B से B कट जाएगा, क्या बचेगा? ऊपर बचेगा n स्क्वायर। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो और अच्छा, B से B है जो कट गया, ठीक है। और क्या बचा? ये 2 से 100 कट जाएगा, कितना टाइम? 50 टाइम। तो ऊपर आ गया n स्क्वायर डिवाइडेड बटा 50m आ जाएगा, क्या? 50m आ जाएगा, है ना। ऊपर आपका 50 बचेगा, तो 50 इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बटा md, नीचे क्या बचेगा? m इंटू डी, m टाइम्स ऑफ d इंटू d माइनस n, इंटू d माइनस n, इंटू d माइनस n। अब देखिए पुट n इक्वल टू n इक्वल टू KD पुट कर दीजिए, है ना। न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डेप्थ फैक्टर पुट कर दीजिए, इन टर्म्स ऑफ डेप्थ फैक्टर है जो आपका पुट कर दीजिए, ठीक है। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे? KD है जो पुट कर देंगे, n इक्वल टू KD पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50 इंटू K स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? K स्क्वायर डिवाइडेड बटा m इंटू D इंटू D माइनस n, D
माइनस एन बराबर क्या पुट किए थे, के डी पुट किए थे। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से डी कॉमन हो जाएगा तो डी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा 50 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बटा एम इंटू 1 माइनस के, एन इंटू 1 माइनस के, है ना, यही बचेगा, यही बचेगा। इसीलिए पीटी का एक और फार्मूला हो जाता है 50 के स्क्वायर डिवाइडेड बटा m टाइम्स ऑफ 1 माइनस के, m टाइम्स ऑफ 1 माइनस के, ठीक है। सो दिस वन इज पीटी बराबर एस टी बटा पीटी इंटू 100, एक फार्मूला हुआ। दूसरा क्या हुआ आपका, दूसरा हो गया 50 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बटा 1 m इंटू 1 माइनस के, मतलब एक क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डेप्थ फैक्टर, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर। तो ये डायरेक्टली फार्मूला है जो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, 50 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर डिवाइडेड बटा m इंटू 1 माइनस के। एकदम क्लियर है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, चीजें हैं जो समझ में आती जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीका हम लोग पढ़े, कैलकुलेट पीटी निकालने का दो तरीका पढ़ा। पहला क्या हुआ एस टी बटा बी डी इंटू 100, एस टी बटा बी डी इंटू 100। सेकेंड क्या हुआ पीटी बराबर 50 टाइम्स ऑफ 50 इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बटा एम इंटू 1 माइनस के, एम इंटू 1 माइनस के, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है जो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के हेल्प से और दूसरा टेंसाइल फोर्स के हेल्प से। एक है जो कॉम्प्रेसिव फोर्स के हेल्प से, जैसे ए वाला एरिया क्या होगा कॉम्प्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करेगा, ए वाला पार्ट है जो कॉम्प्रेसिव फोर्स को रजिस्ट करेगा, और ए है जो टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करेगा, जो स्टील है जो किसको रजिस्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करेगा, ठीक है। ये किसको रजिस्ट करेगा, टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करेगा, है ना, ठीक है। सो हमें क्या लेना है, टेंसाइल फोर्स और टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स का क्या इक्वेट करना है, दोनों का मोमेंट है जो इक्वेट करना है, दोनों को क्या करेंगे, मोमेंट है जो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। टोटल कंप्रेसिव फोर्स, इसको है जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स को सी लिख रहे हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स को सी लिख रहे हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो अब देखिए यही आपका स्ट्रेस डायग्राम है, बहुत ध्यान से देखना, यही आपका क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है, स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स के लिए एवरेज स्ट्रेस, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया, ठीक है। तो एवरेज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकलेगा बताइए, देखिए यहाँ पे आपका बहुत केयरफुली सुनना है, यहाँ पे क्या है सिग्मा सीबीसी है ना, टॉप मोस्ट फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो सकता है, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट हो सकता है, सिग्मा सीबीसी के बराबर, है ना, परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर। और यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है आपका जीरो है, यहाँ पे आपका जीरो है और यहाँ पे सिग्मा सीबीसी है, तो एवरेज क्या होगा, जीरो प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2, है ना, जीरो प्लस सिग्मा सीबीसी बाई 2, ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्ट्रेस हो गया, इनटू रेजिस्टिंग एरिया, रेजिस्टिंग एरिया तो आप निकाल सकते हैं, ए क्या है, बी है और ए क्या है, एन है, ए क्या है, एन है ना, सो बी इंटू एन, बी इंटू एन, बी टाइम्स ऑफ एन, है ना। अब देखिए ए फोर्स लगेगा कहाँ पे, ए फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, क्योंकि ए क्या है, एक ट्रायंगल है, ए क्या है आपका, एक ट्रायंगल है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, रुकिए, ये देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, नहीं ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या बनाए हैं, ये स्ट्रेस डायग्राम बनाए है ना, ठीक है, एक ट्रायंगल है। और नीचे तो क्या होता है,
नीचे है जो इस पार्ट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। टेंशन में जो भी कंक्रीट है एजम्पशन के अनुसार क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। इसको क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे, है ना। इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सीजी पे एक्ट करेगा। और इस ट्रायंगल का सीजी क्या होगा, ऊपर से h/3 पे होता है। ऊपर से कितना पे होता है, h/3 पे। तो h कितना है यहाँ पे, n है, तो n/3 पे होगा। सो एक्टिंग एट n/3 फ्रॉम टॉप n/3 फ्रॉम टॉप। सो n/3 फ्रॉम टॉप डिस्टेंस पे ये करेगा। तो टोटल सी फोर्स कितना लिख दें, ये हो जाएगा b इंटू n इंटू सिग्मा CBC/2, b इंटू n इंटू सिग्मा CBC/2। ठीक है, तो इसका मोमेंट कितना हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से टोटल टेंसाइल फोर्स निकाल सकते हैं। टोटल टेंसाइल फोर्स को कैपिटल T लिख देते हैं। ये कितना होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। ये भी क्या होगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा ST के बराबर होगा, इंटू एरिया कितना होगा, AST होगा, AST होगा। अब देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएगा, 100% कंफ्यूज होगा, क्योंकि एक्चुअल में होना ये चाहिए, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, एक्चुअल में होना चाहिए सिग्मा ST अपॉन m इंटू m टाइम्स ऑफ AST। एक्चुअल में ये होना चाहिए, मैं पहले बताता हूँ क्योंकि आप डाउट पूछेंगे बाद में। तो यहाँ से m और m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, m और m कट जाएगा। अगर एक अच्छा स्टूडेंट होगा, सही से सोचा होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, ए वाला होगा, है ना, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस सिग्मा ST बटा m होता है, और एरिया कितना होता है, m टाइम्स ऑफ AST होता है। तो m कट जाएगा, सिग्मा ST इंटू AST डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया। इसको 2 नंबर मान लीजिए, इसको आप 2 नंबर मान लीजिए। अब क्या करना है, अब देखिए हमें क्या लेना है, मोमेंट लेना है। हमें क्या लेना है, मोमेंट लेना है। तो इसके लिए लीवर आर्म की वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए आपको लीवर आर्म की वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर होगा और टेंसाइल फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका दोनों है जो लीवर आर्म पर, ये दोनों के बीच का जो दूरी होगा, ये दोनों के जो बीच का दूरी होगा, इसी को क्या बोलते हैं, लीवर आर्म बोलते हैं। इसको बोलते हैं लीवर आर्म, है ना, इसको लीवर आर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है आपका, ये क्या है, लीवर आर्म है, ये क्या है, लीवर आर्म है। और इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए ऊपर से इसका सीजी आपका यहाँ पे है, और इसका सीजी तो यहीं पे लाई करेगा, इसी पे लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d माइनस n/3। चूंकि ऊपर से n/3 था, तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस n/3। और इसी को JD भी लिखते हैं प्यार से, J है जो लीवर आर्म फैक्टर है, J है जो लीवर आर्म फैक्टर है, इसी को क्या लिखते हैं, JD लिखते हैं, ठीक है। सो लीवर आर्म आपका क्या हो गया, लीवर आर्म हो गया आपका कितना, A। इसका वैल्यू कितना हो गया, d माइनस n/3। मैं फिर से इसको रफ करके लिख देता हूँ, d माइनस n/3। ये किसके इक्वल है, ये J टाइम्स ऑफ D के इक्वल है, J टाइम्स ऑफ D के इक्वल है, ठीक है। सो आप n बराबर KD पुट कर सकते हैं, पुट n इक्वल टू KD, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, d माइनस KD/3 इक्वल टू JD। तो d तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा d कट जाएगा, d कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस K/3 इक्वल टू J, इक्वल टू J, जहाँ पे J क्या है, लीवर आर्म फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। हियर ये भी याद रखना आपको। सो J बराबर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, J क्या होता है, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर। इसका वैल्यू कितना आता है, 1 माइनस K/3। तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना, J बराबर 1 माइनस K/3, है ना। लेकिन हमें तो क्या निकालना था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना था। तो अब उसी को डील करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, ठीक है। नाउ
नाउ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है आपको। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट में एमओआर भी बोलते हैं, शॉर्ट में एमओआर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल जो आपका मोमेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो सकता है बताइए, या तो टेंशन साइड से निकालिए या तो कंप्रेशन साइड से निकालिए। सो एमओआर टी इंटू लीवर आर्म, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म लिख सकते हैं, या और टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म लिख सकते हैं, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म लिख सकते हैं, है ना। दोनों क्या देगा हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही देगा, दोनों हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही देगा। ठीक है, अब देखिए यदि हम टेंसाइल साइड से लिखते हैं, फ्रॉम टेंसाइल साइड, अगर ए साइड से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एमओआर होगा वो होगा टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, बट ध्यान रहे टोटल टेंसाइल फोर्स कितना था, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी, और लीवर आर्म कितना था इसका, ध्यान से देखिए, लीवर आर्म आपका d माइनस एन बाई थ्री है, d माइनस एन बाई थ्री है। d माइनस एन बाई थ्री है, तो एक तो ये हो गया फार्मूला, ये तो ए हो गया। दूसरा, यदि आप कंप्रेसिव साइड से लिखते हैं, फ्रॉम कंप्रेसिव साइड, फ्रॉम कंप्रेसिव साइड यदि लिखेंगे तब एमओआर का वैल्यू क्या होगा बताइए, सी इंटू लीवर आर्म होगा। तो सी कितना आया था, सी आया था आपको 1/2 इंटू सिग्मा सीबीसी, है ना, बी इंटू एन हाफ ऑफ बी इंटू एन अपॉन सिग्मा सीबीसी, सॉरी हाफ ऑफ बी इंटू एन इंटू सिग्मा सीबीसी आया था, हाफ ऑफ बी इंटू एन इंटू सिग्मा सीबीसी आया था। देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाफ ऑफ बी इंटू एन इंटू सिग्मा सीबीसी बाई 2 ये आया था, तो इसी को लिखना है 1/2 इंटू बी इंटू एन इंटू सिग्मा सीबीसी। तो आपको जैसे मैंने वैसे निकाल लीजिए, या तो टेंसाइल साइड से निकाल लीजिए या तो कंप्रेसिव साइड से निकाल लीजिए। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपका दोनों है जो रेडी है, दोनों है जो क्या है, रेडी है। लेकिन देखिए फार्मूला रटना नहीं है, कैसे किए हैं ये इंपॉर्टेंट है। पूरा आरसीसी में आपको प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे है जो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, मोमेंट निकालना था तो टोटल फोर्स इंटू लीवर आर्म कर दिए, तो टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म भी लिख सकते हैं और कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, अभी लीवर आर्म का वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं किया हम लोग, है ना। तो लीवर आर्म का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, इंटू डी माइनस एन बाई थ्री, डी माइनस एन बाई थ्री। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें के एन का वैल्यू पुट कर दें, एन का वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 1/2 इंटू बी, एन का वैल्यू कितना होता है, के टाइम्स ऑफ डी होता है, इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू डी माइनस एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, के डी बाई 3 पुट करेंगे। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद देखिए क्या आएगा, यह आएगा हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी, हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी इंटू के इंटू 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस के बाई
3 इंटू बी डी स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर। सो जिस तरह से हम लोग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर निकाले हैं और आपका लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर निकाले हैं, उसी तरह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी फैक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा अरेंज कीजिए, लेफ्ट राइट कीजिए। अगर इसको हम अरेंज करें तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए, तो k इंटू 1 माइनस के बाई 3 क्या हो जाएगा, एक साइड आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद आपका आएगा हाफ ऑफ सिग्मा CBC इंटू के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर। देखिए जे क्यों, क्योंकि 1 माइनस के बाई 3 क्या होता है, 1 माइनस के बाई 3 होता है जो जे होता है, तो उसको जे पुट कर दिए। 1 माइनस के बाई 3 क्या होता है, जे होता है। अभी हम लोग इसको डिराइव किए थे, उसको जे पुट कर दिए। सिग्मा CBC की जगह सिग्मा CBC हो जाएगा और बी डी स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, आपका हाफ ऑफ सिग्मा CBC इसको लिख सकते हैं r टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, r टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर। सो r टाइम्स ऑफ बी डी स्क्वायर, r का वैल्यू क्या हो गया, r का वैल्यू जहां पे हो गया आपका 1/2 इंटू सिग्मा CBC इंटू के। हियर आप लिख सकते हैं हियर r इज इक्वल टू 1/2 इंटू सिग्मा CBC इंटू के इंटू जे। तो इस r को बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर, रेजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर। सो हियर r इज इक्वल टू क्या हुआ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। तो अभी तक के टोटल 3 टाइप का फैक्टर पढ़ चुके हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, लीवर आर्म डेप्थ फैक्टर, एंड थर्ड वन इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर। ठीक है। सो आपका के हो गया, जे हो गया और आर हो गया। तो तीनों एग्जाम में पूछता है, के, जे और आर, ये तीनों है जो आपको एग्जाम में पूछता है। तो तीनों है जो आपको फार्मूला है जो याद होना चाहिए। जे बराबर 1 माइनस के बाई 3, आर बराबर हो गया क्या, हाफ ऑफ सिग्मा CBC इंटू के इंटू जे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका टाइप ऑफ सेक्शन। कौन कौन सा आपका सेक्शन है जो अवेलेबल है ना, कितने टाइप का है जो डिजाइन आपका अवेलेबल है। इन चीजों को डिटेल में हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में देखेंगे। कहाँ देखेंगे, लिमिट स्टेट मेथड में देखेंगे, लेकिन फिर भी है जो समझने का कोशिश कीजिए, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन एंड ओवर इनफोर्स सेक्शन, ये तीनों को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। बैलेंस सेक्शन, अंडर इनफोर्स सेक्शन एंड ओवर इनफोर्स सेक्शन। सो बैलेंस सेक्शन किसको बोलेंगे, है ना, जब आप बीम को डिजाइन करते हैं तो आप बैलेंस सेक्शन कब बोलेंगे, है ना। तो बैलेंस सेक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टी है, वो यदि सेटिस्फाई करता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस सेक्शन बोलेंगे। जैसे बैलेंस सेक्शन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है ना। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, कहता है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस टाइम कंक्रीट है जो सिग्मा CBC को अचीव करेगा, उसी टाइम एट द सेम टाइम स्टील है जो सिग्मा ST को अचीव करेगा। क्या बात है ना। उसी टाइम, जिस टाइम कंक्रीट है जो सिग्मा CB को अचीव करेगा, उसी टाइम जो स्टील है वो किसको अचीव करेगा, सिग्मा ST को अचीव करेगा। तो वही बोल रहा है स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील रीचेज देयर परमिसिबल वैल्यू एट द सेम टाइम। नाउ मूव टू द सेकंड वन, परसेंटेज ऑफ स्टील कोरिस्पोंडिंग टू दिस सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस स्टील। और इसके कोरिस्पोंडिंग जो आप AST प्रोवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं AST बैलेंस, AST बैलेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, एंड द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब N क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। ये तो पहले भी आपको पता है ना, क्योंकि जब टॉप फाइबर पे स्ट्रेस सिग्मा CBC हो जाता है और स्टील में स्ट्रेस सिग्मा ST हो जाता है, तो उस केस में N है जो NC बन जाता है। उस केस में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है जो क्या बन जाता है, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बन जाता है।
ठीक है, ये तो थ्योरी की बात रही, ये तो आपका थ्योरी की बात रही, लेकिन डायग्रामेटिकली इसको कैसे समझ सकते हैं, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। तो एन क्या है, एनसी के बराबर है, एन है जो एनसी के बराबर है। तो देखिए ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये क्या है आपका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। और कौन सा न्यूट्रल एक्सिस है, जब बैलेंस सेक्शन है तो एन क्या होगा, एनसी होगा। यहाँ पर देखिए जब बैलेंस है तो एन क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइम जो आपका न्यूट्रल एक्सिस आएगा वो क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस आएगा, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आएगा। केयरफुली है जो चीजों को समझते जाना है ना। तो फर्स्ट केस जो बैलेंस सेक्शन उसका डायग्राम आपको ए बनाना है, ये आपको ए बनाना है डायग्राम फर्स्ट वाला बैलेंस सेक्शन का, ठीक है। इन दोनों को अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट है जो डिस्कस करेंगे। तो अभी जो आपका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होगा। कोई पूछेगा क्यों बैलेंस सेक्शन में ऐसा क्यों, क्योंकि बैलेंस सेक्शन में क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेसेस को स्टील भी रीच करता है और कंक्रीट भी रीच करता है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखिए, नेक्स्ट आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन, इसको शॉर्ट में यूआरएस बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन यूआरएस बोलते हैं। इसमें क्या होगा, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी होगा, तीनों आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो विद द फिगर है जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विद द फिगर है जो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बैलेंस सेक्शन में आपको ये बीम का फिगर बनाना होगा और ये स्ट्रेस डायग्राम बनाना होगा। नेक्स्ट वन देखिए, अंडर रेनफोर्स में क्या होगा, इन एन यूआरएस परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज लेस देन प्रोवाइडेड इन द बैलेंस सेक्शन, है ना। मतलब एएसटी क्या होगा, एएसटी जो इस केस में होगा, एएसटी यूआरएस में जो होगा वो क्या होगा, लेस देन एएसटी बैलेंस होगा, है ना, एएसटी बैलेंस होगा अगर सिंबल में लिखें तो। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में जो भी एरिया ऑफ स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैलेंस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड, इसको मैं समझा देता हूं अच्छे से। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड, शिफ्ट अपवर्ड, है ना। अब देखिए अपवर्ड क्यों शिफ्ट कर रहा है, बहुत ध्यान से सोचने वाली बात है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अपवर्ड क्यों शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि एएसटी कम है ना, एरिया ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन से कम है, तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा भारी की तरह लाई करता है ना, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा भारी की तरह लाई करता है। यानी जब नीचे कम है तो ऊपर क्या हो गया, भारी हो गया। नीचे बैलेंस से कम स्टील प्रोवाइड किए हैं, ये जो स्टील है वो बैलेंस से कम प्रोवाइड किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर का पार्ट इस पर भारी हो गया, तो न्यूट्रल एक्सिस स्लाइटली क्या हो जाएगा, फट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, फट से ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इस बार न्यूट्रल एक्सिस देखिए यहाँ पे आ गया, ये रहा न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ गया। पहले आपका यहाँ था, ये पहले था और ये अब है ना, ये आपका अब है, ग्रीन वाला अभी वाला है, प्रेजेंट वाला, ये आपका अभी वाला है कि नहीं, और रेड वाला पहले वाला है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन डाउट पूछेंगे हमसे कि क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि बैलेंस सेक्शन से स्टील यहाँ कम है तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, हेवी हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, ज्यादा हेवी हो गया। तो क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, सीजी को रिप्रेजेंट करता है, ये भारी की तरह शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, भारी की तरह शिफ्ट करेगा। तो ऊपर क्या है, भारी है तो ऊपर शिफ्ट कर गया, ऊपर है जो शिफ्ट कर गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एन है जो यहाँ पे आ गया, एन है जो यहाँ पे आ गया। सेकेंड केस इन यूआरएस द स्ट्रेस इन स्टील फर्स्ट रीचेज इट्स परमिसिबल वैल्यू, है ना। अंडर रेनफोर्स में क्या होगा, परमिसिबल वैल्यू को कौन पहले अचीव करेगा, परमिसिबल वैल्यू को पहले स्टील अचीव करेगा, क्योंकि स्टील का जो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, उससे कम है, एएसटी बैलेंस से कम है, इसलिए परमिसिबल वैल्यू को सबसे पहले कौन अचीव करेगा, स्टील रीच करेगा, सबसे पहले स्टील रीच करेगा। तो ये देखिए ये परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच गया, ये आपको परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच गया, इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा एसटी बटा एम होगा, ठीक है। लेकिन कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट है जो परमिसिबल वैल्यू को नहीं अचीव करेगा, है ना, कंक्रीट है जो परमिसिबल वैल्यू को अचीव नहीं करेगा, तो ये यहीं पे रह जाएगा, ये आपका इतना ही रहेगा, सिग्मा सी के बराबर, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये सिग्मा सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जबकि बैलेंस था तो कहाँ पे जा रहा था, ये सिग्मा सी भी जा रहा था और ये सिग्मा एस टी बाई एम जा रहा था। तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ए वाला फिगर बनाना होगा बीम का और ए वाला बनाना पड़ेगा, ए वाला आपको बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एन लेस देन एन सी हो गया, क्योंकि एन सी देखिए यहाँ पे था और एन यहाँ पे है, तो इस केस में क्या हो गया, एन है जो लेस देन एन सी हो गया। मतलब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। ध्यान से सुनिएगा, चीजें क्लियर होती जाएगी, ये चीजें फिर से मैं रिपीट करूंगा आपको लिमिट स्टेट में, ठीक है।
थर्ड थिंग, टाइप ऑफ फेल्योर क्या होगा, डक्टाइल होगा। ध्यान से सोचिए, क्योंकि पहले परमिसिबल स्ट्रेस को कौन रीच कर रहा है, स्टील रीच कर रहा है, और स्टील का फेल्योर क्या होता है, डक्टाइल होता है। स्टील का फेल्योर क्या होता है, डक्टाइल होता है। ये सब इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंडर इनफोर्स सेक्शन में सबसे पहले परमिसिबल स्ट्रेस को कौन रीच कर रहा है, स्टील रीच कर रहा है, और स्टील का फेल्योर किस टाइप का होता है, डक्टाइल फेल्योर होता है। इसलिए टाइप ऑफ फेल्योर क्या हो गया, डक्टाइल हो गया। टाइप ऑफ फेल्योर क्या हो गया, डक्टाइल हो गया। नाउ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, यानी MOR अंडर URS जो होगा वो क्या होगा, लेस देन MOR अंडर बैलेंस सेक्शन होगा, अंडर बैलेंस सेक्शन होगा, ठीक है। सो MOR है जो क्या होगा, लेस देन बैलेंस सेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में यदि MOR हम निकालना चाहेंगे, इस केस में अगर MOR निकालना चाहेंगे तो क्या होगा बताइए। इस केस में MOR यदि निकालना चाहे अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए, यदि MOR निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म, इंटू लीवर आर्म। और टोटल टेंसाइल फोर्स कितना था, क्योंकि इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कौन है जो डील करेगा, है ना, कौन है जो आपको डील करेगा, इस केस में आपको डील करेगा टेंसाइल फोर्स, है ना, क्योंकि स्टील है जो पहले फेल हो रहा है, स्टील है जो पहले फेल हो रहा है। तो इसका वैल्यू कितना था, सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म का वैल्यू कितना था, D माइनस N/3 था। तो अभी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो आपको सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि टाइप ऑफ सेक्शन कैसा है, वेदर इट इज बैलेंस सेक्शन और इट इज अंडर इनफोर्स सेक्शन और इट इज ओवर इनफोर्स सेक्शन, है ना। तो फर्स्ट जब क्वेश्चन आएगा तो आपको यही चेक करना होगा। मैं बार बार फोर्स करके बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको चेक करना होगा कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है, सेक्शन है, वो आपका बैलेंस है या अंडर इनफोर्स है। अगर अंडर इनफोर्स है तो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका ए होगा, है ना। स्टील है जो इसको क्या कर रहा है, स्टील पे डिपेंड कर रहा है ना, तो स्टील है जो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, स्टील डिसाइड करेगा। नाउ यहाँ पर देखिए एक चीज छोड़ दिए, इस केस में अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो ये तो बैलेंस है, तो बैलेंस जब है तो कोई टेंशन नहीं, या तो T इंटू ए लिख दीजिए या फिर C इंटू ए लिख दीजिए, क्योंकि स्टील और कंक्रीट दोनों है जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को सेम टाइम रीच कर रहा है, सेम टाइम है जो रीच कर रहा है। तो इस केस में आपको फुल फ्रीडम दिया गया है, चाहे T इंटू ए से निकाल लीजिए या तो C इंटू ए से निकाल लीजिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं, कितना होता था, सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस 1/3 ना, D माइनस N/3, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए। अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B इंटू N इंटू सिग्मा CBC इंटू D माइनस N/3। तो जो मन करे जहां से आप निकाल लीजिए, इसमें आपको फ्रीडम दिया गया, इसमें आपको फ्रीडम दिया गया है, ठीक है। मतलब जब बैलेंस सेक्शन होगा तो आपके पास दो फार्मूला होगा, है ना, एक फ्रॉम टेंशन साइड एंड एक फ्रॉम कंप्रेशन साइड। ये आपका टेंशन साइड से हुआ और ये आपका कहां से हुआ, कंप्रेशन साइड से हुआ। तो जो मन जो आप यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज ओवर इनफोर्स सेक्शन। ORS कब बोलेंगे, ORS कब बोलेंगे, ठीक है, ये ORS है ना। सो कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस्ड, इस केस में क्या होगा, कंक्रीट है जो फुल्ली स्ट्रेस होगा। जब ORS का मतलब ओवर इनफोर्स, नाम से पता चलता है, मतलब स्टील का अमाउंट है जो बैलेंस सेक्शन से ज्यादा दिया गया है। अमाउंट ऑफ स्टील है आपने जो प्रोवाइड किया है वो बैलेंस सेक्शन से ज्यादा प्रोवाइड किया है। सो कंक्रीट इज फुल्ली स्ट्रेस, इस केस में कंक्रीट है जो स्ट्रेस हो जाएगा, जबकि स्टील इज नॉट। स्टील क्या होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोवाइड किए हैं तो पूरा स्ट्रेस ही नहीं हो पाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, कंक्रीट स्ट्रेस हो जाएगा। द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट इज एट इट्स परमिसिबल वैल्यू बट स्ट्रेसेस इन स्टील इज लेस देन इट्स परमिसिबल वैल्यू, है ना, लेस देन परमिसिबल वैल्यू। क्यों, क्योंकि स्टील का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, बैलेंस से ज्यादा है ना। सो कहने का मतलब है कि इसमें आपका क्या हो गया, AST ग्रेटर देन क्या होगा, AST बैलेंस। इस केस में जो आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैलेंस से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं,
है ना। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा जो क्या होगा, बिलो द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो बहुत सिंपल है यार, क्योंकि स्टील का अमाउंट ज्यादा है तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि स्टील का अमाउंट बैलेंस से ज्यादा है तो न्यूट्रल एक्सिस भारी की तरह शिफ्ट करेगा, तो क्या होगा, इस बार नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल आ जाएगा यहाँ पे, एक्चुअल आपका यहाँ पे आ जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसको सही से समझिए, है ना। सेकेंड थिंग, पहले कहाँ था, पहले आपका यहाँ था, पहले आपका यहाँ था, है ना। इस केस में क्या होगा, कंक्रीट है जो अपने परमिसिबल वैल्यू को रीच करेगा, कंक्रीट है जो परमिसिबल वैल्यू को रीच करेगा, यानी यहाँ पे स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा सीबीसी होगा। और यहाँ पे ये तो चूंकि ओवर इनफोर्स है तो स्टील है जो अपने परमिसिबल वैल्यू को अचीव नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बाई एम, यानी ए वाला पार्ट सिर्फ इतना ही रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना होगा, सिग्मा एस बाई एम होगा, नॉट सिग्मा एस टी बाई एम, दिस वन इज सिग्मा एस बाई एम। ठीक है, तो क्लियर है, ये क्या हो गया, सिग्मा एस बाई एम, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एन है जो आपका ग्रेटर देन एन सी हो गया, एन है जो ग्रेटर देन एन सी हो गया, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है तीनों में डिफरेंस आपको लिखने के लिए एग्जाम में, 6 मार्क्स का और 4 मार्क्स का, है ना। तो चीजों को जब समझ के आप पढ़ेंगे ना तो आप इजीली है जो वहाँ पे लिख पाएंगे। परसेंटेज ऑफ स्टील इज मोर देन बैलेंस सेक्शन, सो सेक्शन इज अनइकोनॉमिकल। जितना स्टील की जरूरत है उससे ज्यादा प्रोवाइड कर दे रहे हैं, है ना, ज्यादा प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और ज्यादा प्रोवाइड कर देने से क्या कोई बेनिफिट मिला, नहीं। क्यों, क्योंकि स्टील है जो अपने मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू को अचीव ही नहीं कर पाएगा। उससे पहले क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल कर जाएगा, है ना, उससे पहले क्या हो जाएगा, कंक्रीट फेल कर जाएगा। तो जो भी आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो कोई काम का नहीं है, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है, वो क्या है, वेस्टेज ऑफ मनी है। इसलिए इसको अनइकोनॉमिकल सेक्शन में बोला जाता है, इसको अनइकोनॉमिकल सेक्शन में बोला जाता है ना। जबकि आपका अंडर इनफोर्स क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, सो परसेंटेज ऑफ स्टील इज मोर देन बैलेंस सेक्शन, मैं पहले ही लिखा हूं ऊपर, यानी एएसटी इन ओआरएस क्या होगा, ग्रेटर देन एएसटी इन बैलेंस होगा, बैलेंस होगा। ठीक है, टाइप ऑफ फेल्यूर क्या होगा, टाइप ऑफ फेल्यूर क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये सडन होगा। टाइप ऑफ फेल्यूर क्या होगा, सडन होगा, क्योंकि स्टील आप इतना प्रोवाइड कर दिए वो तो कभी फेल ही नहीं होगा। कौन फेल होगा, कंक्रीट फेल होगा, क्योंकि कंक्रीट ही तो पहले है जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस को कौन अचीव कर रहा है, पहले कंक्रीट अचीव कर रहा है। और कंक्रीट का फेल्यूर क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो ब्रिटल फेल्यूर क्या होता है, बिना वार्निंग दिए हुए वो फेल हो जाएगा, बिना वार्निंग दिए हुए फेल हो जाएगा। तो टाइप ऑफ फेल्यूर क्या होगा, सडन फेल्यूर होगा। और सडन फेल्यूर क्या बोलते हैं, ब्रिटल फेल्यूर बोलते हैं। आपको तो पता है कि इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, कंक्रीट का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये सडन क्या होता है, फेल कर जाता है ना। अब देखिए बात रही एमओआर की बात, है ना। सो नाउ अगर एमओआर निकालना हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यदि निकालना हो, किसके लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर इनफोर्स सेक्शन के लिए निकालना हो, तो आप कहाँ से निकालेंगे, क्योंकि पहले कंक्रीट फेल कर रहा है तो कंक्रीट डिसाइड करेगा, कंक्रीट है जो डिसाइड करेगा, यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू एरिया हमको करना पड़ेगा। टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना होता था, हाफ ऑफ सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई 3। क्या बात है। तो छोटू लोग और छोटी लोग दोनों, है ना, जब आपसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाए तो आंख बंद करके कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइप ऑफ सेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, वेदर इट इज बैलेंस सेक्शन, वेदर इट इज अंडर इनफोर्स सेक्शन और इट इज ओवर इनफोर्स सेक्शन। क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब में डिफरेंट है ना। अगर बैलेंस है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो टी इंटू ए कर दीजिए या तो सी इंटू ए कर दीजिए, दोनों चलेगा, है ना। लेकिन यदि अंडर इनफोर्स है तो कौन डिसाइड करता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिसाइड करता है स्टील। तो उस केस में टी इंटू ए करेंगे, यानी सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू डी माइनस एन बाई 3 लिबर आर्म इंटू लिबर आर्म, है ना। और यदि ओवर इनफोर्स है तो कौन डिसाइड करेगा, कंक्रीट डिसाइड करेगा, कंक्रीट डिसाइड करेगा। तो कंक्रीट डिसाइड करेगा मतलब कंप्रेसिव फोर्स डिसाइड करेगा, और कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है, हाफ इंटू सिग्मा सीबीसी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन बाई 3। तो ये सब फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, काफी डिटेल में है जो एक्सप्लेन किया गया है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद रहेगा। आप देखिए क्वेश्चन कुछ बनाइए, कुछ क्वेश्चन है जो आप सोल्व कीजिए तो इजी होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि
ए सिंगली आरसी बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन 250 into 500 mm, 250 into 500, और ये क्या इफेक्टिव है, मतलब स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ। और यहाँ पे कहीं है जो स्टील है, स्टील है ना, 5 नंबर ऑफ बार है, 5 नंबर ऑफ बार है, ठीक है। ए वैल्यू आपको दिया हुआ है डी कितना 500, और ये आपको बी दिया हुआ है कितना 250, ठीक है 250, 5 बार्स है ऑफ 40 mm, कितना है 5 बार्स 40 mm। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेक सिग्मा सीबीसी इतना दिया हुआ है, सिग्मा एसटी आपको इतना दिया हुआ है, और एम का वैल्यू ए दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो अलग अलग होता है ना। तो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना होगा कि ये बैलेंस है, या अंडर एनफोर्स है, या ओवर एनफोर्स है ना, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टाइप ऑफ सेक्शन है जो फाइंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले गिवन डेटा आप लिख लीजिए, गिवन डेटा क्या हो गया, बी आपका 250 हो गया, डी आपका 500 हो गया, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ, सिग्मा सीबीसी दिया हुआ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिग्मा एसटी दिया हुआ है कितना 140 mm स्क्वायर। उसके बाद मॉडुलर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ 13, है ना। एएसटी निकाल लीजिए सबसे पहले, एएसटी टोटल नंबर ऑफ बार कितना है 5 है, तो 5 इंटू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर। डायमीटर ऑफ स्टील को 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, डायमीटर ऑफ स्टील को 5 से रिप्रेजेंट करेंगे पूरा आरसीसी में, तो 5 इंटू 5/4 इंटू 14 का स्क्वायर। जब आप सोल्व करेंगे तो आ रहा है 769 mm स्क्वायर, 769 mm स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कैसे पता होगा, हमें क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में निकालना होगा, और आपको क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में निकालना होगा, और एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में निकालना होगा, उससे हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। क्या करेंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलता है बताइए, m टाइम्स ऑफ, फॉर्मूला याद है, m टाइम्स ऑफ सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बटा सिग्मा एसटी इज इक्वल टू एनसी अपॉन 1 माइनस डी माइनस एनसी, यही फॉर्मूला है, डी माइनस एनसी। तो यहाँ से सबका वैल्यू पुट कर दिए, एम का वैल्यू 13 है, सिग्मा सीबीसी का वैल्यू 7 है, सिग्मा एसटी का वैल्यू 140 है, इज इक्वल टू एनसी अपॉन डी का वैल्यू कितना है 500 है, माइनस एनसी। सिर्फ यहाँ से एनसी अननोन है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एनसी का वैल्यू आ रहा है 197 197 mm, 197 mm, ठीक है। तो सेकंड, अब क्या निकालिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे, है ना। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग क्या बोले थे, एन बोले थे, ए तो एन सी हो गया, और ए क्या हो गया, एन हो गया। तो एन कैसे निकलेगा बताइए, कुछ देखिए, यहीं पे आपको माइंड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एएसटी पता है, एरिया ऑफ स्टील पता है, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों सी फोर्स और टी फोर्स को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, मतलब टोटल टेंसाइल एरिया और टोटल कंप्रेसिव एरिया को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे।
तो इक्वेट किए थे तो क्या आया था, देखिए आज ही मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पे, और पीछे जाइए, ए रहा, ए वाला तरीका आपको निकाल, ए वाला आपको फॉर्मूला लगाना होगा, ए वाला, क्योंकि देखिए आपको क्या डायमेंशन दिया हुआ है और एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, तो ए वाला फॉर्मूला आपको लगेगा bn²/2 है ना, bn²/2 क्या होगा, bn² इक्वल टू m इंटू AST इंटू d माइनस n, दिस इम्प्लाई, सबका वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू कितना है 250 है, इंटू n² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू m कितना है 13 है, इंटू AST कितना है 769 है, इंटू d कितना है 500 है, और माइनस n। तो यहाँ से जब n में क्वांटिटी का आएगा तो यहाँ सोल्व करने के बाद जो n का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 164 mm। क्या बात है, 164 mm, 164 mm। अब देखिए ध्यान से, सिंस ध्यान से, क्या है आपका n लेस देन NC है, n लेस देन NC है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है। कौन सा फेलुअर, ध्यान से देखिए, n लेस देन NC है तो कौन सा फेलुअर होता है, अंडर एनफोर्स होता है, और जब आपका अंडर एनफोर्स होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कौन डिसाइड करेगा, तब आपको स्टील डिसाइड करेगा। जब अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कौन डिसाइड करेगा, स्टील डिसाइड करेगा, और जब स्टील डिसाइड करता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू लिवर आर्म, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लिवर आर्म। तो ये सारा है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए क्या होगा, इट इज अंडर एनफोर्स सेक्शन। तो टाइप ऑफ सेक्शन यदि डिसाइड करना हो तो कौन होगा, अंडर एनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसीलिए MOR क्या हो जाएगा, बताइए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन डिसाइड करेगा, स्टील डिसाइड करेगा, तो क्या होगा, टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लिवर आर्म। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना होता है, सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस N/3, ठीक है, बहुत अच्छा। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 4 नंबर का या 6 नंबर का, तो MOR का वैल्यू सिग्मा ST कितना है 140 है, 140 इंटू AST कितना है 769, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इंटू D का वैल्यू कितना है 500, माइनस N का वैल्यू कितना है बताइए, अभी निकाले हैं, N का वैल्यू किधर गया, 164, ये रहा 164। फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद आ रहा है 44586। अभी भी आप गलती करेंगे, क्या करेंगे अभी बताते हैं, 44586। ध्यान रहे यहाँ पे सब यूनिट क्या है, न्यूटन mm में आएगा, है ना, क्योंकि देखिए ये mm में है, ये न्यूटन में है, तो किस में आएगा, ये न्यूटन mm में आएगा। अगर आप किलो न्यूटन मीटर में लाना चाहते हैं तो 10⁶ से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 47.95। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लीजिएगा, 47.95 किलो न्यूटन मीटर, 47.95 किलो न्यूटन मीटर, है ना, क्योंकि 10⁶ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको पॉइंट आ जाएगा। तो 47.95 किलो न्यूटन मीटर है जो इसका क्या होगा, आंसर होगा, आंसर होगा, ठीक है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल है चेक करना। 500 माइनस 164 डिवाइडेड बटा 3 इंटू 769
इंटू 140 47.95 आ रहा है, 47.95 के अप्रॉक्स होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली 47.95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो सबसे पहले क्या किए, टाइप ऑफ सेक्शन है जो फाइंड की, है ना। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसबीटी 2020 क्वेश्चन है, एसबीटी 2020 में पूछा है ना, एसबीटी 2020 में पूछा 6 मार्क्स में, ऑड में, ऑड मतलब जो बैकलॉग बच्चा होता है उसका एग्जाम हुआ था, है ना, जो बैकलॉग है जिसका बैक लगता है ना, करे लगता है, 6 मार्क्स में पूछा है। कहता है फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये डब्ल्यूएसएम से क्वेश्चन था, डब्ल्यूएसएम से बहुत कम पूछता है, कभी कभी पूछता है, ठीक है, इसलिए ज्यादा इंटरटेन नहीं करेंगे इसको। अब फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन आरसी कैंटिलीवर बीम, क्या है कैंटिलीवर बीम, ध्यान से पढ़ना है। 300 mm विड्थ दिया हुआ है, 500 mm इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है, रेनफोर्स्ड विथ 2 bars 60 mm diameter, use M20 concrete and Fe415 steel, also find the safe load, safe load निकालना है including its self weight if the span of the beam is 2 meter, span of the beam क्या है, 2 मीटर है। तो ये कैसा बीम है, सबसे पहली बात कि कैंटिलीवर बीम है, ये क्या है आपका कैंटिलीवर बीम है ना, कैंटिलीवर बीम है, इस पे कुछ इस तरह से लोडिंग आएगा, इस तरह से लोडिंग आएगा, है ना। इसका बी और डी दिया हुआ है, बी और डी आपको दिया हुआ है, देखिए ये रहा बी और डी। सो गिवन डेटा पहले नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप गिवन डेटा है जो नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया हुआ, बी है जो 300 है, डी है जो 500 है ना, एएसटी आप निकाल सकते हैं, बी आपको 300 हो गया, डी आपका 500 हो गया, एएसटी निकाल सकते हैं आप, एएसटी कितना होगा बताइए, एएसटी होगा आपको 2 बार है 16 mm का, तो 2 इंटू 5/4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5/4 इंटू 5, 5 कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ रहा है 401.92 mm स्क्वायर, तो एरिया निकल गया, एरिया निकल गया, ठीक है। सिग्मा सीबीसी, अब बताइए सिग्मा सीबीसी कैसे निकलेगा, सिग्मा सीबीसी M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना होता है, 7.7 न्यूटन होता था, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होगा कंप्रेसिव बेंडिंग में, तो 20/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए बहुत पुराना हो गया, बहुत पहले पढ़ाए थे, तो कितना हो जाएगा 20/3 ऑलमोस्ट 7 के बराबर होता है, तो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एसटी, सिग्मा एसटी Fe415 के लिए कितना होता है, बहुत पहले पढ़ाया था, 230 होता है, 230, तो आपको याद भी होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, अगर एग्जाम में नहीं दिया हुआ तो। आपको बताया था सिग्मा सीबीसी निकालने का तरीका, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट था उसमें 3 से डिवाइड कर देते थे, है ना। तो ये आपको सिग्मा सीबीसी निकल गया, सिग्मा एसटी निकल गया। क्या करना है, सबसे पहले हमें टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना है, सबसे पहले टाइप ऑफ सेक्शन फाइंड करना है, यानी हमें एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकालना पड़ेगा, फिर दोनों में कंपेरिजन करेंगे, वहां से पता लग जाएगा। तो क्या करें, पहले निकाल देते हैं क्रिटिकल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, है ना, एनसी। तो एनसी कैसे निकलेगा बताइए, फॉर्मूला याद है, एनसी अपॉन एम अपॉन सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एसटी बराबर एनसी अपॉन डी माइनस एनसी, आज ही तो पढ़े हैं। सो दिस इंप्लाई एम कितना हो गया बताइए, एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, सब फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो 280 अपॉन 3 इंटू 7, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 13.33 आएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, 13.33 इंटू सिग्मा सीबीसी कितना 7 डिवाइडेड बटा सिग्मा एसटी कितना 230,
इज इक्वल टू NC अपॉन डी माइनस NC। डी कितना 500 माइनस NC। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो आपको सोल्व करने के बाद जो NC आ रहा है वो आ रहा है आपका, NC सोल्व करने के बाद 144.13। (144.13) आपका NC आ रहा है। अब क्या निकालेंगे? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। कहां से निकलेगा? एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग N बोलते हैं। कहां से निकलेगा? देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? इस केस में हम लगाएंगे Bn²/2, सब आजे पड़े हैं, इन बराबर M इंटू AST इंटू डी माइनस N। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। B का वैल्यू कितना है? 300 है। n² हमें n² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू M कितना है? 13.33 इंटू AST कितना है? AST आया 401.92 इंटू डी माइनस N, मतलब 500 माइनस N। इसको जब ये चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसको सोल्व करने के बाद N का वैल्यू आएगा 116.96, है ना? तो क्या देखें? देखिए अब पूरा फोकस आपका होना चाहिए कहाँ पे? 116.96 आया और A आया कितना? 144। तो क्या होगा? N लेस देन NC हो गया। ज्यादातर केसों में अंडर इन्फोर्स नहीं होता है या बैलेंस होता है, ध्यान रखिए। आप तुक्का भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवर इन्फोर्स है जो डिजाइन नहीं होता। जनरली ओवर इन्फोर्स हम लोग डिजाइन अवॉइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ क्या है? मनी है ना? तो अगर यदि कुछ नहीं पता चले तो बैलेंस या फिर अंडर इन्फोर्स मान के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो N लेस देन NC हो गया हियर। बहुत सा बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी में अंडर इन्फोर्स मान के आंसर लाता है। ठीक भी हो सकता है, एक बार गलत भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से। N लेस देन NC हो गया, इसीलिए सेक्शन क्या हो गया? अंडर इन्फोर्स हो गया, अंडर इन्फोर्स हो गया। और जब सेक्शन अंडर इन्फोर्स होता है तो MOR का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। टोटल टेंसाइल फोर्स इंटू लीवर आर्म। टोटल टेंसाइल फोर्स कितना? सिग्मा ST इंटू AST इंटू लीवर आर्म। अब तो याद हो गया होगा, D माइनस N/3। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। सिग्मा ST कितना है? 230 इंटू AST। AST कितना है? AST आपका 401.92 आया था, इंटू D कितना है? 500 माइनस N/3। N कितना था? 116.96/3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 4261। ध्यान रहे ये न्यूटन में आएगा। 42616810 न्यूटन mm। लेकिन इसको जब किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 42.61 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। बट अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ध्यान से पढ़िए। फाइंड द सेफ लोड इंक्लूडिंग इट्स सेल्फ वेट इफ द स्पान ऑफ द बीम इज 2 मीटर। ये आपका कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो आपको याद है कैंटिलीवर बीम का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। सेल वेट इंक्लूडेड है। सेल वेट क्या है? इंक्लूडेड है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है, सेल वेट इंक्लूडेड है। सेल वेट जब इंक्लूडेड है तो इस तरह से क्या होगा? इसका वेट, सेल वेट यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, है ना। जो आपका लैब लोड है और सेल वेट है दोनों यूडीएल की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो इस केस में आपका क्या होता है? कुछ इस तरह से आपका इसका वैल्यू कितना होता है बताइए? इस तरह से मोमेंट का डायग्राम होता है, पैराबोला होता है,
और इसका वैल्यू कितना होता है बताइए, WL² / 2 होता है। तो अब क्या करेंगे, नाउ MOR को किससे इक्वेट कर देंगे, MOR को बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे, है ना, बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट से इक्वेट कर देंगे। तो कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, MOR का वैल्यू आया था 40, MOR का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, WL² / 2 होगा। सो दिस इंप्लाई हमें लोड का वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ MOR डिवाइडेड बटा L², डिवाइडेड बटा L², है ना। बट 2 टाइम्स ऑफ MOR L² कितना था, 2 मीटर था, कितना था, 2 मीटर था, तो 2 × 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है, 2 मीटर है जी, ये 2 मीटर है, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या हो गया, W का वैल्यू आ गया MOR / 2, और MOR का वैल्यू कितना था बताइए, 42.61 किलो न्यूटन मीटर डिवाइडेड बटा 2। सो दिस इंप्लाई W का वैल्यू कितना आ गया, W का वैल्यू आ गया, अब देखिए इसमें लेंथ का यूनिट लिखे नहीं है, सब यूनिट लिखेंगे तो ऊपर नीचे यूनिट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो डायरेक्ट वैल्यू आप लिखिए 42.61 डिवाइडेड बटा 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो W का वैल्यू कितना आ गया, 21.30 किलो न्यूटन पर मीटर। आप चाहें तो यूनिट का लिख सकते हैं, देखो लिख देता हूँ, कितना लोग कंफ्यूज हो जाएगा इसमें भी, किलो न्यूटन मीटर, और नीचे लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर², तो मीटर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो यूनिट क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यही आपका सॉल्यूशन था। ये पूछा था SBT 2020 में पूछा था, कितने में, 6 मार्क्स में। तो W का वैल्यू कितना हो गया, 21.30 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग है जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, PSC, है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अदरवाइज प्री स्ट्रेस कंक्रीट है जो अपने आप में 20-25 घंटा का लेक्चर है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन सिलेबस में पढ़ना है, तो वही हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। अपना फीडबैक है जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, है ना, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका उठा सकें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वंस अगेन।